3 मई को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा होगी आरंभ। चारधाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी, यात्रा में इस बार टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। टिहरी में मां सुरकंडा रोपवे का शुभारंभ। 32 करोड़ की लागत से बना रोपवे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं को मां के भवन जाने में होगी सुविधा। चारधाम यात्रा के प्रारंभ होने से पहले गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ करण माहरा ने सरकार पर साधा निशाना। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां अभी अधूरी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी। 3 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव भी जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारी है पूरी। और ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज। कैलाश को रवाना होगी बाबा केदार की डोली। बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबकर नृत्य करते दिखे भक्त। 6 मई को भगवान केदारनाथ के खुलेगा दरबार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। सीएम धामी ने कहा कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है। यात्रा से जुड़ी सभी सामाजिक संस्थाएं, स्थानीय लोग और सरकार मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की पूरी तैयारियां हैं। साथ ही सीएम ने बीते 2 सालों से यात्रा नहीं होने पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को चुनौती भी बताया। बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए, सभी का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। टिहरी दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ करण माहरा ने यात्रा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण माहरा ने कहा कि यात्रा को लेकर सरकार हवाई दावे कर रही है। चारधाम यात्रा के रूट पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहीं पार्किंग का भी कोई इंतजाम नहीं है। ऑल वेदर रोड पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। उसमें चारधाम यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि मैं उसकी तैयारियों का जायजा भी ले सकूं। जगह जगह जहां जो आपदा के टाइम में जो सड़कें टूटी थी, जो आज से 9 महीने पहले पत्थर गिरे थे, वैसे ही हैं सड़कें अपनी जगह पर टूटी हैं। और जैसे पार्किंग की बहुत सुविधा नहीं कहीं देखने को मिल रही है, जगह जगह जाम लग रहे हैं। पानी की व्यवस्था, जहाँ रुकने की व्यवस्था, वहाँ पानी वहाँ के आम नागरिकों को नहीं मिल रहा। तो जो आने वाले जो हमारे यात्री हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब चिंता के विषय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे में सहमति के आधार पर कुछ संपत्ति का हैंडओवर होना है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आवास का लोकार्पण भी करेंगे।
कार्यक्रम है। एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। इसके लिए गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं यात्रा को लेकर पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी है। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिथि देवो भव की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा है। केदारनाथ और भैरवनाथ का एक विशेष संबंध है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी शिवजी ने, केदारनाथ ने भैरवनाथ को सौंपा है। भैरवनाथ यहाँ रहकर पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हाथ में दंड लेकर वो शासन करते हैं। शासन करने के नाते तो भगवान भैरवनाथ का शक्ति पावर विशेष रूप से भगवान ने भैरवनाथ को दिया। भोलेनाथ की रक्षा नहीं है, मनुष्यों की, जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ सक्षम है। उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक 300 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। प्रदेश के जंगलों में आग हर साल आने वाली ऐसी आपदा है जिसका मुख्य कारण इंसानी दखल माना जाता है। हर साल यहाँ सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों का भारी नुकसान होता है। इसे लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सरकार ने ऐसा करने वालों लोगों के खिलाफ कड़े नियम भी बनाए हैं। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अवेयरनेस की। गांव के लोगों को ये समझाना पड़ेगा। FIR होती जब हमने PPD एक्ट में इसमें करने का निर्णय लिया ताकि जो कि नॉन अवेलेबल है, लार्ज स्केल पर रेन हार्वेस्टिंग टैंक और नीचे के इलाकों में जो रिज पे नहीं है और वहाँ पर कहीं पानी का सोर्स है तो वहाँ पे हम एक ग्रेविटी के पानी से, सोर्स के पानी से टैंक बनाने का ये किए हैं। इसका आदमी की कमेटी बनेगी जो जिससे कि उनको लगेगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी का एहसास जब होगा तो निश्चित रूप से आग में हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। वनाग्नि की समस्या उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2 रोज पूर्व की बात करें तो खुद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, जिसके चलते आज खुद मुख्यमंत्री इस मामले में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वन मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं सतर्कता साफ तौर पर बढ़ती जा रही है, जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। ND24 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश बेस्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने जनता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। खासतौर पर सोलर पावर से लाइटिंग की व्यवस्था, आवासीय बस्तियों में CC रोड का निर्माण और सड़कों का पुनर्निर्माण की समस्याएं सामने आईं। साथ ही राशन कार्ड, नाली निर्माण, पेयजल समस्या जैसी तमाम व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर विधायक तिलकराज बेहड़ को अवगत कराया गया। इस पर विधायक ने अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए और क्षेत्रवासियों को जल्द ही समस्या निराकरण का आश्वासन दिया। सड़कों की आ रही है। आज भी कई सारे लोग मिले मुझे, कई गांव के लोग मिले, जैसे सुनहरा है, नालंदा स्कूल के पास की सड़क है, ऐसे कई सड़कों के मामले में लोग मिले। एक सिरोली कला की सड़क है जो सुकृत है, बन नहीं पा रही, तो मैंने अधिकारियों से बात की है। बिजली से संबंधित विभाग के उनसे मैंने निर्देश दिए हैं। समस्याएं आ रही है, उनका समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मंगलवार से भक्तों के लिए यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। इसी को लेकर के 4 धाम यात्रा में यात्रियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया लगातार जारी है। हरिद्वार में राही होटल स्थित जिला पर्यटन विकास केंद्र में पंजीकरण केंद्र खोला गया है, जहां पर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले सैकड़ों की संख्या में यात्री पंजीकरण करा रहे हैं, जिसे लेकर के पर्यटन विकास कार्यालय में बनाए गए पंजीकरण स्थल पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमको यहाँ जाने को मिल रहा है यात्रा को। 2 साल से कोरोना की वजह से गए नहीं,
अभी आनंद लूटने को मिल रहा हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा है। हम चार धाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं। हम पिछले 10 दिन से प्रवास करते हुए घूमते हुए आए हुए हैं। अभी चार धाम यात्रा के लिए आज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से हम चार धाम यात्रा शुरू करेंगे। हमारे मुख्यालय से जो निर्देश मिले हैं, मैंने अपने जिला हरिद्वार के लिए निर्देशानुसार हमने 4 जगह पंजीकरण बायोमेट्रिक निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की है। सुबह से अभी तक 350 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, कल 650 लोगों ने कराया है और हमारा एक काउंटर रेलवे स्टेशन में है जहां पर जो है कल जो है 50 और आज लगभग 15-20 पंजीकरण हो गए हैं। मैं आपको बताने में खुश जाहिर हो रहा हूं कि अभी तक कल की 9 बजे तक की पोजीशन ये है कि पूरे 4 धाम के लिए 3,15,000 से ऊपर लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। प्रदेश में एक ओर जहां जंगल धू धू कर जल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसे शख्स हैं जो सेना से रिटायर होने के बाद पहाड़ों की आबोहवा को बचाने और मिश्रित वनों को बढ़ावा देने के लिए बीते 17 सालों से आवाज उठा रहे हैं। रमेश पौड़ाई ने चीड़ हटाओ बांस बचाओ जैसी मुहिम शुरू की है। उनकी माने तो पहाड़ के लिए चीड़ का पेड़ एक अभिशाप है जो जंगलों में अन्य पेड़ों की प्रजातियों को नष्ट कर देता है, और अगर हमें मिश्रित वन चाहिए तो चीड़ को हर हाल में हटाना होगा। रमेश पौड़ाई से खास बातचीत की IND24 प्रिंसिपल संवाददाता कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त मेरे साथ रमेश चंद्र बौड़ाई जी मौजूद हैं जो एक्स सर्विसमैन है और पर्यावरण मित्र हैं। बीते अगर 17 सालों की बात करें तो उत्तराखंड में वो चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ जैसी मुहिम चला रहे हैं। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। रमेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 पर। और एक बहुत अहम मुहिम आप 17 सालों से चला रहे हैं। चीड़ को कितना गंभीर माना जाता है पहाड़ों के लिए? मैं तो चीड़ को इतना गंभीर मानता हूं कि इसको मैंने अग्नि वृक्ष नाम दिया है। और मैं कई सालों से जितने भी यहाँ के पर्यावरणविद हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सामाजिक लोग मतलब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पर्यावरण के, उन सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मिश्रित वनों से जल्दी चीड़ को रिमूव किया जाए। मिश्रित वन अगर हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास न तो जल स्रोत रहेंगे, न बिना ग्लेशियर की बहने वाली नदियाँ रहेंगी और पूरी जैव विविधता इससे पूरी समाप्त होती जा रही है। कई हमारी कीमती जड़ी बूटियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने के कागार पे हैं। पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल है। जंगली जानवरों में और इंसानों में एक टकराव बढ़ रहा है जिससे कि मतलब वन्य जीव और मानव में एक संघर्ष चल रहा है। तो वन्य जीव अपनी जान खो रहे हैं इससे। तो हम ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं और देखते हुए भी हर साल जो आग लग रही है वो लगातार बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो मैं इस पे माननीय वन मंत्री जी को मिलने के लिए आया था। पहले भी मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत से कई बार बोल चुका हूँ। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुका हूँ, जयराम रमेश को चिट्ठी लिख चुका हूँ, जयंती नटराजन से मिल चुका हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इतनी देर क्यों? क्या हमारे मिश्रित वन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तब हम इसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे? तो मैं जितने भी पर्यावरण पे काम करने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस पे जल्दी ध्यान दें। तो अपेक्षा क्या है आपकी सरकार से? अपेक्षा ये है कि मैं अब लोगों को जोड़ रहा हूँ अपने साथ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और ये तो जितने भी हमारे नीति नियंता हैं, इनके बच्चे भी तो पर्यावरण है, उनको भी चाहिए पानी, उनको भी चाहिए। तो वो भी हमसे ज़्यादा सोचते होंगे, वो तो पदों पे बैठे हुए हैं। तो उनको हमसे पहले गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो फिर आंदोलन एकमात्र रास्ता है। हम जगह जगह जाके चीड़ को काटने के लिए एक आंदोलन करेंगे, गाँव वालों को तैयार करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और रमेश चंद्र बौड़ाई हमारे साथ थे, पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन एक संदेश उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिया है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि चीड़ जिस तरीके से लगातार आगोश में तमाम पर्यावरण को ले रहा है, तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि जो भी नीति नियंता हैं उनकी आंखें अभी नहीं खुल रही हैं, लेकिन इस संदेश के बाद उनकी आंखें जरूर खुलनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको शुद्ध वातावरण चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, उनके आने वाले बच्चों को भी शुद्ध वातावरण और हवा चाहिए, तो कहीं ना कहीं चीड़ को डेमोलिश करना ही होगा। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ देहरादून से IND24 के लिए कैलाश बिष्ट। हल्द्वानी के कोतवाली थाने के बाहर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक महिला ने पुलिस के सामने ही अपने पति की जमकर पिटाई शुरू कर दी। महिला के परिजन भी उसका साथ देते हुए नजर आए। दरअसल दोनों के बीच लंबे वक्त से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के बुलाने पर युवक थाने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही युवक थाने के बाहर निकला, पत्नी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
बुलाया था तो मैं आया तो अंदर जो वो थे कर्मचारी लोग थे, उन्होंने बोला कि जाओ आप, उन्होंने एक लिख दिया, बोले थे अब जो फैसला होगा कोर्ट करेगा। तो मैं जा रहा था, मैंने अंदर भी बोला कि ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में, बाहर निकल के वो धमकी दे रहे हैं, बाहर निकल के मारेंगे पीटेंगे तुम्हें, ऐसा वैसा करेंगे। तो मैंने अंदर सूचना दे दी मैंने। उसके बाद में मैं बाहर आया, उन्होंने हाथापाई करनी चालू कर दी मेरे पास। मेरी सास थी और बीबी थी और ससुर भी थे मेरे। बात चल रहा है कि वो मेरी जो बीबी है वो उल्टी सीधे काम करती है, कभी शाम को उठ के कहीं चली जाएगी और कभी अपनी हाथ की नस काट लेती है, कभी कुछ पागलपंती भूत खेलने लगती है, इसे पागलों की तरह करने लगती है, उससे कुछ बोल दो तो मारने लगती है। रुद्रप्रयाग स्थित पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सेना कैंटीन में अचानक से शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे यहां रखा सामान जलकर के खाक हो गया। सेना, पुलिस और फायर सर्विस की मदद से करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर आग लगने के दौरान पुलिस ने एनएच पर सेना कैंप के कुछ पहले ही दोनों ओर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। करीब 2 घंटे तक यहां वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई। वहीं आर्मी कैंप को लेकर के लोगों में फिर से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की जाने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी यहां गैस लीक होने की घटना हुई थी, जबकि फिर से आग लगने की घटना हुई है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला मुख्यालय में लाइट इन्फेंट्री मराठा रेजिमेंट है। उत्तराखंड में घोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। बिजली कटौती को लेकर स्वराज सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बिजली अधिकारियों का पुतला फूंका। इस मौके पर समिति के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने बताया कि पिछले 3 हफ्तों से उत्तराखंड के अंदर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते स्थानीय उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्वराज सेवा दल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली कटौती को बंद नहीं किया गया तो बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच चुका है कि आज अब कोई सुनने वाला नहीं है। ऊर्जा विभाग आज ऐसा विभाग है, हमारे पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। आखिर ये बिजली कटौती क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है? जब बिजली का यूनिट का दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बराबर है तो बिजली कटौती क्यों आप ग्रामीण क्षेत्र में करते हो? हम ये चाहते हैं बिजली की कटौती ना हो, सस्ती बिजली मिले और जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनके तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होकर के उनको जेल भेजा जाए। लक्सर के खानपुर में पैसे दुगने करने के नाम पर फर्जी कंपनी चलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य से फरार आरोपी हरियाणा से पकड़ा गया। युवक ने 2019 में स्क्रॉल इंडिया नामक कंपनी बनाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की थी। ठगी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लक्सर के खानपुर, ऋषिकेश, टहरी ग्रामीण इलाकों में लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। धोखाधड़ी में लक्सर का एक अधिवक्ता भी शामिल है, जिसने कंपनी में 35 लाख रुपए निवेश किए थे। आरोपी के भाग जाने के बाद लोगों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल खानपुर पुलिस आरोपी को जेल भेजकर उसकी संपत्ति की जांच में जुट गई है। हुआ था और इसमें हम लोग लगभग 200 लोगों का पैसा है और ये जिसमें पूरी रकम है वो लगभग 160 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा मामला है जी। 1 करोड़ 60 लाख। वो 2019 में मेरे संपर्क में आए थे तो उन्होंने बोला कि स्क्रॉल इंडिया करके कंपनी है और उसमें मैं कर्मचारी हूँ और वहाँ वो कंपनी इन्वेस्ट कराती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है और जो हम पैसा लगाते हैं उसका 27% एक्स्ट्रा करके हर महीने में देती है। तो ऐसे करके लगभग 2-2.5 लाख रुपये मेरे थे और मेरे जो परिचित हैं 30-35 लोग हैं और हमारे लगभग 35 लाख रुपए हैं जो ये लोग ठग कर ले गए हैं। और इसके अलावा लगभग क्षेत्र के पूरे जिले के हम कह सकते हैं कि 200-250 लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए इन लोगों ने ठगा है। रोहतक से एक रविंदर नामक जो मेन इसका कर्ता धर्ता है कंपनी का, जिसने फर्जी कंपनी तैयार की थी, उसे गिरफ्तार करके लाए हैं और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसमें पुलिस रिमांड कस्टडी रिमांड के लिए भी जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट की गई है। 160 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है लोगों से और इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है। उसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की।
बाजपुर चीनी मिल के पास अज्ञात चोरों ने किराने की दुकान की दीवार काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। चोरी की जानकारी तब पता चली जब दुकान मालिक दुकान को खोलने के लिए पहुंचा तो उसने दुकान में सामान को बिखरा हुआ पाया। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरी में लिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। रुपये की तो नकदी हुई है और इसमें सिगरेट की डब्बियां गायब है, डंडे गायब है सिगरेट के, और हमारे कागजात, एक हमारा बैग गायब है जिसमें सरकारी कागज और चेकबुक, पासबुक और उसमें भी था नगद, और चॉकलेट के बॉक्स में चॉकलेटें गायब हुई हैं और अन्यथा छोटा छोटा सामान भी गायब हुआ है। चोरी में लगभग 2 लोग हैं, पीछे से दीवार काटी गई है। एक सूचना मिली थी, ये बाजपुर चीनी मिल में एक किराने की दुकान में सेंध लगाकर दुकान के अंदर घुसकर 4000 रुपये और दुकान स्वामी का आधार कार्ड और बैंक की पासबुक चोरी कर लिए गए हैं। तो इसमें हमने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया तो उससे पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। एक इसमें सुनील कुमार है और एक सत्येंद्र है। दोनों ही लड़कों के पास सारा माल भी बरामद हुआ है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। न्यायालय में चल रहे विवाद के कारण राज्य में 2021 की एलटी भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी पड़ी है, जिससे 1431 अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एलटी परीक्षा में 13 में से 3 विषयों पर विवाद था, लेकिन कोर्ट में केस जाने के बाद अन्य विषयों पर भी कोई फैसला नहीं आ पाया, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी दिन रात यूके एसएससी और शिक्षा मंत्री के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके कोर्ट में उनकी पैरवी मजबूती से पेश करने की मांग की है, ताकि जल्द ही विवाद का समाधान हो सके। 31 टोटल अभ्यर्थी थे, उनमें से 3 विषयों में ही कोर्ट में मामला चल रहा है। और सर अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और साइंस, इन विषयों में सर कोई भी विवाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। सर हम इसी तरीके से यहाँ पर भटकते रहते हैं सर, विभागों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन सरकार और आयोग की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया। सर हमारे संबंध में सर कोई विवाद ही न्यायालय में नहीं है सर। तो हम सरकार और आयोग से ये चाहते हैं सर कि वो कुछ ऐसा करे ताकि हमारे मामले को कोर्ट छुड़ाया जाए, क्योंकि हमारा कोई विवाद ही नहीं है सर। हम बिना बात के यहाँ हमेशा यहाँ भटकते रहते हैं सर यहाँ पे। तो सर हम ये चाहते हैं कि सरकार, आयोग इसके संबंध में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारा कोई विवाद नहीं है सर। मिलने आए थे शिक्षा मंत्री जी से, धन सिंह राव जी से, तो हमें मिल नहीं पाए हो। तो हम यहाँ उनियाल जी से मिलने आए, ये भी हमें सही से मिल नहीं पाए। हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2020 में शिक्षक भर्ती आई थी, एलटी शिक्षक भर्ती, और 2021 के अंत में इसका परिणाम आया। दरअसल कुछ विषयों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे, और जिस कारण से संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर माननीय न्यायालय ने इन पर रोक लगा दी है। इस भर्ती में कुछ ऐसे विषय भी हैं, 2-3 विषयों को छोड़कर, जिन पर कोई विवाद कोर्ट में नहीं है, और बिना किसी कारणवश कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा रखी है। और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी हो जाए, बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र, क्योंकि कुछ हमारे विषय में कोई विवाद कोर्ट में नहीं है। बिना फालतू में इस चक्कर से हम हमारी भर्ती रुकी हुई बिना किसी कारणवश। कालूवाला सिद्धपीठ मंदिर के सामने स्थित सौंग नदी में खनन खोलने को लेकर के हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने खनन खोले जाने का विरोध किया। एडीएम शिव कुमार बरनवाल के नेतृत्व में जनसुनवाई हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में 10 साल तक खनन हुआ था, जिसके दुष्परिणाम आज भी ग्रामीणों को झेलने पड़ रहे हैं। खनन खोले जाने को लेकर हुई जनसुनवाई में ग्राम प्रधान कालूवाला पंकज रावत, माजरी के अनिल पाल, चेयरमैन गन्ना समिति मनोज नौटियाल, आकाश वर्मा, जीएम खनन वन निगम आन सिंह कांदली, डीएलएम युक्ता मिश्रा, एसडीएम के साथ तमाम अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। जो खनन हुआ है, यहाँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब किसानों की ये स्थिति है कि पिछली बार नदी से इंजन से पानी उठाकर खेतों के लिए लाना पड़ा, जबकि नहरें यहाँ पे इतनी नहरें हैं। बिल्कुल खनन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सभी किसानों के हित का सवाल है, सभी लोगों के हित का सवाल है, 2 रोटी का सवाल है। किसानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर पिछले इस सौंग नदी के लॉट नंबर 2 में सौंग 2 जिसका नाम दिया है इन्होंने, इसमें 10 साल खनन हो चुका है। किसी भी सूरत में काश्तकारों ने किसी भी सूरत में खनन ना करने का इनको चेतावनी दी है, और अगर फिर भी अगर खनन करने का निर्णय अगर यहाँ पर लिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं स्वयं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं इसमें माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जहाँ से भी राहत मिलेगी वहाँ पर जाने का काम करूँगा। इस क्षेत्रवासी जो इस
खनन गतिविधि से प्रभावित होंगे वो सभी यहाँ उपस्थित थे और पिछला इनका जो अनुभव रहा है वो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और 10 साल लगभग 2009 से 2019 तक खनन गतिविधि हुई है यहाँ पर। उसका अनुभव इन्होंने शेयर किया कि उससे जो है पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया और जो पर्यावरण गतिविधि थी वो काफ़ी प्रभावित हुई और ये सारे अनुभव शेयर करते हुए यहाँ पर जो हमारी क्षेत्रीय जनता है इन्होंने जो है आगे खनन गतिविधि न किए जाने के लिए लालकुआं में पॉलिथीन पर रोक को लेकर नगर पंचायत की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने खुद बाजारों में जाकर दुकानदारों और ठेला व्यवसायियों के 50 माइक्रोन से कम मात्रा वाली पॉलिथीन बैग जब्त किए। साथ ही व्यापारियों को कपड़े के बैग बांटते हुए पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। वहीं बगैर मास्क घूमने वालों से मास्क लगाने की अपील की गई। वहीं दूसरी ओर इस अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सभी दुकानदार अपने पॉलिथीन बैग छिपाते हुए नजर आए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सभी व्यापारियों को जागरूक करने के लिए स्वयं सहायता समूह के बने हुए बैग बांटे गए हैं। द्वारा जो पॉलीथीन के हमारे यूजर्स हैं, मोस्टली जो जनता है क्षेत्र की, उन पर कार्रवाई करते हुए एक जागरूकता अभियान सर्वप्रथम चलाया गया है, जिसमें यूजर्स को हमने जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाए हुए कपड़े के बैग प्रदान किए गए हैं और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि आप जो है पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। पॉलीथीन का जो प्रयोग है वो वाकई में काफ़ी घट चुका है, ये हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे यूजर्स हैं वो कई हद तक अभी जागरूक नहीं हैं। तो विशेषता उनको जागरूक करने के लिए हमने एक अभियान चलाया था। जागरूकता और जागरूक करने के साथ साथ हमने एक वार्निंग भी आज उनको एक दी है कि नेक्स्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।